हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी और इसका थोड़ा सा स्प्रेड देख लिया था। अब उस स्टेप को थोड़ा सा मैं रिवाइंड करने लगी हूँ। अच्छा, इसको देखना कि इसके अंदर ना सबसे पहले पैथोजेनेसिस में, अब हम पैथोजेनेसिस करने लगे हैं। पैथोजेनेसिस में सबसे पहले वही चीज़ रिवाइज की हुई है कि दो टाइप की ट्यूबरक्लोसिस होती है। एक तो प्राइमरी, पहली दफ़ा जब किसी बंदे को हुआ है ना तो वो वाली प्राइमरी किस्म की लेगन है। और ये जो प्राइमरी लेगन होती है ना, ये लोअर लोब्स होते हैं ना जो आपके लंग्स के, उसमें स्टार्ट होती है और उसकी वजह से गॉन फोकस बनता है। गॉन फोकस मैंने बताया था क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन का एक ना एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है तो उसको कहते हैं गॉन फोकस। अच्छा, या तो वो स्प्रेड कर जाता है या फिर वो जो है ना डिसेमिनेशन उसकी हो जाती है, या फिर ऑर्गन्स में जाके ना वो एक बार वो डॉर्मेंट हो जाता है, लेकिन रीएक्टिवेशन उसकी हो जाती है लेटर लाइफ में और दोबारा से वो अटैक कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात फाइब्रोसिस से हील करना। तीसरी बात कि कोई प्रोग्रेसिव लंग डिजीज़ में उसका कन्वर्ट हो जाना। चौथी चीज़ उसकी वजह से बैक्टीरिया हो जाना। ठीक हो गया। दूसरी बात, अगर बंदा पहले ठीक हो गया है, बाद में उसकी रीएक्टिवेशन हुई है लेटर लाइफ में, दोबारा से उसने री अटैक किया है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस होता है। और सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ना, या तो वो डायरेक्टली डिजीज़ काज करवा सकता है, ठीक है, और ये मोस्टली अपर लोब होते हैं ना जो आपके लंग के, उनको अफेक्ट करता है। वो प्राइमरी लोअर को अफेक्ट कर रहा था। और जब रीएक्टिवेशन होती है ना इनकी लेटर लाइफ में, तो उसकी वजह से सीएनएस लेगन हो सकती हैं, वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, पॉट्स डिजीज़ को हम कहते हैं। उसके बाद ऑर्गन्स को भी ये इन्वॉल्व कर सकता है। उसके बाद हमने पीछे पढ़ा कि हमारे जो पिछले जितने बैक्टीरियाज थे, कोई ना कोई एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ कर रहा था, कोई एंडोटॉक्सिन रिलीज़ कर रहा था। अब मज़े की बात यह है कि इसका ना कोई एक्सोटॉक्सिन है ना कोई इसका एंडोटॉक्सिन है, दोनों ही कुछ नहीं है इसका, ठीक है। अब ये जो इन्फेक्ट करता है ना जाके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाके रिसाइड करता है। ये क्या करता है, आपके मैक्रोफेजेस होते हैं ना उनके अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है, उनको इन्फेक्ट करता है, जाके आपके एंडोथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है। अच्छा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना, ये क्या करता है कि जब एंटर होता है ना आपके मैक्रोफेजेस वगैरह के अंदर, उनके अंदर फैगोसोम्स की फॉर्म में एंटर होता है। वहाँ पे क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन, ठीक है। ये वाली एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन्स होती है ना, इसका काम क्या होता है, इससे ना मैक्रोफेजेस के अंदर जो लाइजोसोम होते हैं उनके साथ इस फैगोसोम को फ्यूज़ नहीं होने देना। अब होता क्या है, मैक्रोफेजेस के अंदर ना ये माइकोबैक्टीरियम डिसाइड करने लग पड़ते हैं, ठीक है, और लाइसोसोमल एंजाइम इनको किल ही नहीं कर पाते। जब तक फैगोसोम की लाइसोसोम के साथ फ्यूजन नहीं हो जाती तो लाइसोसोमल एंजाइम कैसे डिग्रेड कर सकते हैं। इसी तरह जो मैक्रोफेजेस है ना उनके अंदर ये ट्यूबरक्लोसिस रिसाइड करते रहते हैं और डिग्रेड नहीं हो पाते लाइसोसोम से। उसकी वजह से दो टाइप की लेगन बनती है, एक तो एक्सुडेटिव लेगन्स होती हैं, दूसरी ग्रैनुलोमेटस लेगन होती हैं। एक्सुडेटिव लेगन जो होती हैं वो एक्यूट टाइप की होती है, उनमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है और लंग्स में होती हैं इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, ठीक है। उसके बाद ग्रैनुलोमेटस में क्या होता है कि सेंट्रल एरिया होता है हमारे पास जाइंट सेल का, ठीक है, सेंटर में आगे जाइंट सेल, ये जो गॉन फोकस की बात बता रही हूँ मैं आपको, सेंटर में आएंगे जाइंट सेल, लैंगहैन टाइप के सेल्स होते हैं बड़े बड़े। उसके बाद वो सराउंडेड होते हैं बाय जोन ऑफ एपिथेलॉइड सेल, ठीक है। सेंटर में लैंगहैन सेल आ गए, साइडों पे एपिथेलॉइड सेल आ गए। उसकी साइड पे नेक्स्ट जोन किसका होगा, फाइब्रोसिस टिश्यूज़ का, फाइब्रस टिश्यूज़ का, ठीक है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हुई होगी। और पूरे लेगन के सेंटर में एक नेक्रोसिस वाला एरिया भी होगा जिसको हम कहते हैं केजियस टाइप की नेक्रोसिस हुई होती है। और होल को हम क्या कहते हैं कि ट्यूबरकल है या ग्रैनुलोमा है, ठीक है। अब या तो वो फाइब्रोसिस से हील कर सकता है या उसकी कैल्सिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। अब ये बातें कुछ लिखी हुई हैं कि प्राइमरी लेगन कहाँ होती है, लोअर लोब में, और सेकेंडरी लेगन ये एपिसिस में होती है, लंग्स में। उसके बाद पैरेन्काइमल एक्सुडेटिव लेगन जो होती है ना और ड्रेनिंग लिम्फ नोड, उनको टोटल कलेक्टिवली कहते हैं गॉन कॉम्प्लेक्स। गॉन कॉम्प्लेक्स अगर कोई आपसे पूछे तो आपने कहना है कि पैरेन्काइमल एक्सुडेटिव लेगन प्लस ड्रेनिंग लिम्फ नोड, एक तो लेगन वाला एरिया जिस जगह को लेगन ने अफेक्ट किया है और उसके साथ साथ उसके ड्रेनिंग लिम्फ नोड जो इस एरिया को ड्रेन कर रहे हैं, उनको मिला के हम कहते हैं गॉन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये स्प्रेड कैसे कैसे कर सकता है, सबसे पहले तो ये कि ट्यूबरकल ये जो बना था, ये ट्यूबरकल ये क्या करता है, ये ब्रोंकस के अंदर इरोड कर जाए, ठीक है, अपने कॉन्टेंट्स जो थे ना वो एम्पटाई कर दे, अपने कंटेंट जब रिलीज़ कर देगा ना फट के, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो अदर पार्ट ऑफ लंग्स में भी स्प्रेड करना शुरू कर देगा। जब अदर पार्ट्स में स्प्रेड करेगा तो वहाँ से
आपको पता है किसी बंदे को खांसी आई तो वो आया लेरेंक्स के पास, जब वो जिसे कहते हैं ना कि उसको बलगम आई है तो उसने स्वेलो कर लिया, तो वहाँ से जीआईटी में जा सकता है और जीआईटी ट्यूबरक्लोसिस करा सकता है और अदर पर्सनस को भी अफेक्ट कर सकता है। कैसे? अगर एक्सपेक्टोरेटेड, अगर वो खांसी वगैरह करता है तो या थूक वगैरह फेंकता है तो उसकी वजह से दूसरों को भी लग सकता है ये। उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए वेरियस ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट करता है, उसमें ये होता है कि अगर किसी बंदे की सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी फेल हुई है ना तो डिससेमिनेशन बहुत जल्दी होती है डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर। और अगर कोई बंदा इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, ठीक है, किसी बंदे के अंदर इम्यूनिटी कम है, तो उसके लिए क्या होता है कि एट लेटर स्टेज जो होता है ना ये इन्फेक्शन करवा सकता है दोबारा से, किसी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हमारी इसकी भी कंप्लीट होगी कहानी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं हमारी इम्यूनिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी की, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने देखना ये है कि अपनी इम्यूनिटी कैसे चेक करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बंदे के अंदर किस टाइप की इम्यूनिटी डेवलप हुई है कि नहीं हुई। तो अब देखना ये है कि हमने इस बंदे के अंदर, किसी बंदे के अंदर अगर हुआ है तो रेजिस्टेंस जो होगी ना इस ऑर्गेनिज्म से वो होगी CD4 टाइप सेल से, सेलुलर इम्यूनिटी की वजह से, ठीक है, नॉट ह्यूमरल इम्यूनिटी। उसके अलावा एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं ना इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के ख़िलाफ़, वो कहते हैं कि कोई रोल प्ले नहीं करती रेजिस्टेंस में और ना ही वो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें कुछ फालतू सी भी बातें उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसमें बेसिक चीज़ जो करने वाली है वो आपका PPD टेस्ट है। PPD टेस्ट के बाकी नाम आपको याद होने चाहिए। इसको मेंटॉक्स टेस्ट भी कहते हैं, इसको ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी कहते हैं। अब हमने इन्फेक्शन को जब डिटेक्ट करना है ना, किसी बंदे के अंदर इन्फेक्शन है कि नहीं है, तो हम PPD टेस्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, PPD प्रोटीन होती है ना जो इसकी आपकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, हम किसी बंदे में ना इंजेक्ट करते हैं। जब हम इंजेक्ट करते हैं ना उस एरिया में ना इंड्यूरेशन बनती है इंजेक्शन वाले एरिया पे, ठीक है। मतलब ये कि वहाँ पे स्वेलिंग होगी उस एरिया पे ना जहाँ पे हम इंजेक्ट करेंगे। अब उस एरिया की ना हमने इंड्यूरेशन मेजर करनी है, थिकनेस मेजर करनी है, कितना थिकनेड है वो। अच्छा, जब अगर वो इंड्यूरेशन 15 मिलीमीटर तक हुई है, मतलब आपने इंजेक्ट किया है और जो इंड्यूरेशन बनी है बहुत थोड़ी सी बड़ी बनी है, 15 मिलीमीटर की है, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन में पहले हो चुका है लेकिन अब उसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। एंटीबॉडीज़ उसके अंदर डेवलप इतनी हो चुकी हैं, मतलब उसके अंदर जो सेल्स हैं ना एक्टिवेट ऑलरेडी हैं, ठीक है, जिन्होंने अगर PPD प्रोटीन गई है ना तो फ़ौरन से उधर ही उसको कंट्रोल करके ना इंड्यूरेशन उधर ही बना दी है, ठीक है। और अगर किसी बंदे के अंदर 10 मिलीमीटर की इंड्यूरेशन बनती है तो उसका मतलब ये है कि उस बंदे में रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, उसके अंदर दोबारा होने के चांसेस हैं, ठीक है। और अगर किसी बंदे के अंदर 5 मिलीमीटर की इंड्यूरेशन बनती है, इसका मतलब उस बंदे की सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ही ख़राब है, ठीक है। और अगर डेफिशिएंट सेल इम्यूनिटी है ना, तो अगर वो किसी ऐसे बंदे के साथ कम्युनिकेट करता है जिसको एक्टिव TB है तो उसको दोबारा से TB हो सकता है, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी लो है। ये इम्यूनिटी चेक करने का तरीका है। और उसके बाद जो पॉजिटिव टेस्ट होता है ना वो ये शो करता है कि प्रीवियसली बंदे को इन्फेक्शन हो चुका हुआ है, ठीक है। और ये पॉजिटिव टेस्ट हम फ़ौरन से नहीं बता देते कि ये पॉजिटिव आ गया है, उसके लिए 6 से 8 हफ्ते हमें इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये तो नीचे बातें लिखी हैं, थोड़ी सी फजूल है, इसको इग्नोर भी आप कर सकते हैं, तो जस्ट छोड़ें इनको। उसके बाद जो चीज़ देखने वाली है ना वो उसके क्लिनिकल फ़ीचर्स आ जाते हैं। क्लिनिकल फ़ीचर में सबसे पहले तो मेन क्लिनिकल फ़ीचर जो होते हैं ना वो ये हैं कॉमन के अंदर आपने बताना बंदे को फ़ीवर होगा, आएगा आपके पास प्रेजेंट कर रहा है ना, उसको बुखार चढ़ा होगा, कहेगा मुझे थकावट बहुत होती है, उसके बाद रात को पसीने आते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा वेट लॉस हो रहा है। उसके अलावा क्लिनिकल फाइंडिंग जो होगी ना उस बंदे को कफ होगी और खून आएगा, जो बलगम आ रही है उसमें खून आता है, हीमोप्टाइसिस आ रही है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक फ़ीचर्स भी हो सकते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स में, जिसमें सबसे पहले सुक्रोफोला होता है, ठीक है। सुक्रोफोला इसमें भी बनता है और इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम सुक्रोफोलेशिया में भी बनता है, वो आगे एटिपिकल टाइप का माइकोबैक्टीरियम होता है। अब इसमें सुक्रोफोला में क्या होता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं ना उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वॉलन किस्म के ना, नॉन टेंडर, तकलीफ़ नहीं होती उनमें, लेकिन क्या होता है यूनिलेटरली एक साइड के जो सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं ना वो स्वॉलन हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है उसको हम कहते हैं सुक्रोफोला बन गया। और ये मोस्ट कॉमन होता है पल्मनरी मैनिफेस्टेशन में, जब किडनी का लंग्स का इन्फेक्शन होता है। उसके बाद HIV का जो पेशेंट है ना उसके अंदर भी मल्टीफोकल लिम्फेडिनाइटिस हो सकता है।
दूसरा फीचर एरिथीमा नोडोसम, उसमें क्या होता है कि टेंडर किस्म के ना नोड्यूल्स बन जाते हैं। आपके एक्सटेंसर सर्फेसिस होती हैं ना, जो फ्रंट वाली सर्फेसिस अल्ना की और टिबिया की, उसके ऊपर ना नोड्यूल्स बन जाते हैं जो कि पेन करते हैं। उनको टच करो ना नोड्यूल्स को, तो वो उसके अंदर ना पेन होती है, उसको हम कहते हैं एरिथीमा नोडोसम। उसके बाद होती है तीसरी चीज़ माइलरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर ये स्प्रेड कर जाए ना, डिससेमिनेटेड लेगियंस बन जाए, जगह जगह पे बॉडी में स्प्रेड कर जाए, तो उसको वजह से माइलरी ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है। उसके बाद अगर ब्रेन तक पहुंच जाए तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो सकता है। अगर वो वर्टिब्रा तक पहुंच जाए तो वर्टिब्रा को इन्वॉल्व कर ले तो वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकती है, जिसको हम पॉट्स डिजीज़ कहते हैं। उसके बाद GI ट्यूबरक्लोसिस की बात करनी है। अगर वो किसी बंदे ने, मैंने आपको बताया ना कि वो बलगम जो है वो स्वॉलो कर लिया है, तो उसकी वजह से भी स्प्रेड हो सकता है, स्वॉलोड कफ लेयन, ठीक है। उसके अलावा माइकोबैक्टीरियम बोविस भी करा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें फीचर्स क्या आते हैं कि एब्डोमिनल पेन होती है बंदे को, वही डायरिया, फीवर, वेट लॉस, ठीक है। और इलियोसिकल जंक्शन जो है ना, इलियोसिकल रीजन, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, हेमरेज हो सकती है उसमें, ठीक है। उसके बाद रीनल ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। किडनी अगर अफेक्ट होंगे तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगी, डिसयूरिया, हिमेचूरिया, फ्लैंक पेन, स्टीराइल पायोयूरिया और यूरिन कंटेन WBCs, ये सारी इसमें फीचर्स आती हैं। और उसके बाद मोस्ट इन्फेक्शन जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन वो दोबारा रीएक्टिवेट होकर सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जो होता है ना इसका, वो कहते हैं कि हमारी होस्ट की सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो हम टेस्ट करते हैं ना, PPD टेस्ट, वो डिटेक्ट करता है आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, अगर किसी बंदे को ना HIV एड्स, ठीक है, या फिर और TB एक साथ है, तो हम उस बंदे को कैसे ट्रीट करेंगे। हम उसका TB पहले ट्रीट करेंगे या उसकी एड्स उसको पहले ट्रीट करेंगे। अगर कोई बंदा एड्स वाला है तो उसको हमें ऑब्वियसली हार्ट रिप्लेसमेंट देना पड़ता है, ठीक है। और अगर उस पेशेंट को उस ट्रीटमेंट के साथ हम TB की ड्रग्स भी देना शुरू कर दें, तो क्या होता है कि उसकी सिम्टम्स मज़ीद बढ़ सकती हैं, क्योंकि CD4 टाइप के सेल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं इम्यून रिकन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इसीलिए किसी बंदे को अगर ये डिज़ीज़ है ना, तो पहले उसका TB ट्रीट करो, ठीक है, बाद में उसको एड्स की ट्रीटमेंट दो, जो हार्ट वाली ट्रीटमेंट है ना, ठीक है, वो उसको बाद में दो, पहले उसका TB ट्रीट करो। उसके बाद लैब डायग्नोसिस में आपको पता है 5 चीज़ें हमने करनी होती है। सबसे पहले क्या करना होता है कि उसकी स्टेनिंग से पहले सबसे हमने स्पेसिमेन कलेक्शन है, स्पेसिमेन कलेक्शन, फिर उसके बाद गैम स्टेनिंग, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपी, कल्चर एंड देन कन्फर्मेशन टेस्ट। सैंपल कौन सा हम लेते हैं, स्पेसिमेन, हम ऑब्वियसली स्पुटम सैंपल ही लेंगे। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग में हमें पता है कि ये ग्राम स्टेन हो ही नहीं सकता, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग इसकी हो नहीं सकती क्योंकि ये एसिड फास्ट है। इसके लिए हम अलग से स्टेन यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। उसमें 2 टाइप के स्टेन होते हैं, इसको एक को हम कहते हैं काइमिन वर्जन, एक को कहते हैं ज़ील नेल्सन, ठीक है। मोस्टली हम ज़ील नेल्सन टाइप का यूज़ करते हैं स्टेन। उसके बाद माइक्रोस्कोपी जब हम इसकी करते हैं, हमें एसिड फास्ट बेसिलाई मिलते हैं, ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई मिलते हैं, जो कि रॉड्स होते हैं लेकिन एसिड फास्ट होते हैं, माइकोलिक एसिड होता है उनकी वॉल में। उसके बाद जब हम कल्चर करते हैं ना इसका, तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम उसके ऊपर NaOH डालते हैं। मैंने कहा NaOH डालने का मकसद क्या है, ताकि नॉर्मल फ्लोरा ख़त्म हो जाए और ये हमारे सैंपल के अंदर सिर्फ यही रह जाए बैक्टीरिया, बाकी बैक्टीरिया अफेक्ट ना हो, उनकी ग्रोथ ना बढ़ जाए। अच्छा, उसके बाद हम इसकी करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हम इसको LJ मीडियम में ग्रो कराते हैं। जब LJ मीडियम में ग्रो कराते हैं ना, तो हम 6 से 8 हफ्तों के लिए ग्रो करवाते हैं। जो टाइम चाहिए ना इसकी ग्रोथ के लिए, वो 6 से 8 हफ्ते चाहिए, और ये ब्लड डैगर प्लेट पे ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा एक हमने नया मीडियम ईजाद किया जिसको हम कहते हैं बैकटैक लिक्विड मीडियम। अब इसका फ़ायदा क्या था, इसमें ना रेडियो एक्टिव मेटाबोलाइट प्रेजेंट थे। इस रेडियो एक्टिव मेटाबोलाइट्स की वजह से ना ग्रोथ हमें 2 हफ्तों में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ 6 से 8 हफ्ते वेट करना पड़ना था, यहाँ 2 हफ्तों में मिल गई है। अब ये लिक्विड मीडिया जो होता है ना, हम प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें ग्रोथ जो होती है ना, वो एगर की निस्बत बेटर ग्रोथ होती है, जल्दी होती है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, नायासिन और कैटालेज भी प्रोड्यूस करवाते हैं। और अगर जो है ना, उन्होंने कहा कि
ये डिटेक्ट हो जाए ना, इसको बायोकेमिकल टेस्ट के ज़रिए हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके कन्फर्मेशन टेस्ट में हमने जस्ट नाम भी याद करें तो इनफ है। उसमें एक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जिसको हम नेट कहते हैं, उसके बाद लूसीफेरेज असे टेस्ट। इसमें पता क्या होता है, आपके जो आपने देखा फायर फ्लाइज होती हैं जो जुगनू जिसे हम कहते हैं, उनके अंदर एक होता है एंजाइम जिसको हम कहते हैं लूसीफेरेज। उसका काम ये होता है उसने फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करनी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, ठीक है। और अगर किसी बंदे के अंदर ये बैक्टीरिया है ना, तो डिटेक्ट करता है रेजिस्टेंट स्ट्रेन, ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब जो ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन होता है ना, हम क्या कहते हैं, बंदे को दवाई देते हैं, उसके साथ हम ये एंजाइम इंजेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो होता है ना वो डैमेज नहीं हो पाता और अपनी ATP प्रोड्यूस करता रहता है। और उसके ATP प्रोड्यूस होने की वजह से ना ये लूसीफेरेज लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिटेक्ट हो जाता है सैंपल में। उसके बाद क्या होता है कि PPD टेस्ट आ गया, वो उसके ज़रिए हम कंफर्मेशन कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरफेरॉन गैमा रिलीज़ असे टेस्ट होता है। बस इसी तरह हमारी लैब डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट।